बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों, आज मैं जो है स्टार्ट करूंगा क्लास 11 का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मापन एवं मात्रा। उसको इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के प्रकार को समझेंगे इस वीडियो में। इसके बाद सार्थक अंक जो है कैसे पहचाना जाता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं के नियम को हम लोग देखेंगे। और भी इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो आप लोगों को ये टॉपिक तो समझ में आएगा ही, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो फिजिक्स में आपके लिए बहुत ही काम आएंगी। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को भौतिक राशि बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे भौतिक राशि। तो भौतिक राशि हेडिंग बनाइए, उसके बाद लिखिए भौतिक राशि। की डेफिनेशन लिखेंगे ऐसी राशि, ऐसी ऐसी राशि, राशि ऐसी राशि जिनका 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 मापन मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, किया जा सके वे राशियां, वे राशियां, राशियां, वे राशियां, वे राशियां भौतिक भौतिक राशि राशियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डेफिनेशन कि जिन चीजों को, जिन राशियों को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन राशियों को हम क्या बोल देंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। अब अगला इसमें टॉपिक है भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है तो वो मैं बताता हूँ। भौतिक राशि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होंगी यहाँ पे लिखेंगे? भौतिक भौतिक राशि, राशियों, यहाँ पे राशि लिखेंगे। भौतिक राशियों के प्रकार आप लोगों का अपना हेडिंग है। इसमें कितने प्रकार के होते हैं भौतिक राशियां? इसमें भौतिक भौतिक राशियां, राशियां, राशियां तीन प्रकार, तीन प्रकार की होती होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो उसमें जो है सबसे पहली जो राशि होती है वो होती है मूल राशि। क्या होती है? मूल राशि। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो राशि होती है उसका नाम होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। उसके बाद अगला जो है वो होगा पूरक राशि। क्या होगा? पूरक राशि। ठीक है, उसके बाद जो है, अब मैंने ये प्रकार बताया, अब इसमें इसकी डेफिनेशन को भी मैं बता देता हूँ ताकि आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप इसको डिफाइन भी कर पाए। तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, और उसके बाद जो है इन तीनों को हेडिंग बना के इनकी करके इनकी डेफिनेशन को भी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहली राशि जो है वो है मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मूल राशि, मूल राशि
वे राशियां, वे राशियां, राशियां जो किसी अन्य राशि, अन्य राशि पर पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं नहीं होती, वे राशियां, वे राशियां मूल राशियां कह रहे हैं। वे राशियां मूल राशियां, राशियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, क्या बता रहा है ये कि जो राशियां जो है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं या फिर अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। अब ये जो मूल राशियां होती हैं इनके इनके भी प्रकार होते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। अब उन 7 में जो है जो जो आते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली जो मूल राशि होती है वो होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरी जो मूल राशि होती है वो होती है लंबाई, लंबाई। तीसरी जो मूल राशि होती है वो होती है समय, समय। चौथी जो होगी मूल राशि वो होती है ताप। उसके बाद पांचवी जो होती है वो होती है ज्योति तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता। उसके बाद जो है आपका आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और सबसे लास्ट में आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये मूल राशियों के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है अगली जो राशि थी वो क्या थी? व्युत्पन्न राशि। तो अब मैं उसको डिफाइन करता हूँ और उसके बाद जो है मैं उसको समझाता हूँ। तो हेडिंग बनाएंगे व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न राशियां। हेडिंग बनाएंगे व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां, वे राशियां, राशियां जो मूल राशियों, राशियों, राशियों के संयोजन, संयोजन से प्राप्त, प्राप्त होती है मूल राशि, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वे राशियां, या करके यहाँ पे लिखेंगे या वे राशियां, वे राशियां, राशियां जो मूल राशियों, राशियों पर निर्भर होती हैं, होती, होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां, राशियां कहलाती
कहलाती है। तो ये क्या बता रहा है, ये वे राशियां होती हैं जो किस पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, या जो है ये मूल राशियों के संयोजन से प्राप्त होती है। अगर मैं मूल राशि व्युत्पन्न राशि का जो है एग्जाम्पल लेना चाहूँ, अगर मैं व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल लेना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। जैसे कि वेग है, ये जो वेग है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो राशि है, ठीक है, वो किस पर निर्भर कर रही है, मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। क्योंकि हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, इसको मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं। ये विस्थापन जो होता है ये क्या होता है, एक लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई। और ये आप लोग का जो समय है ये आप लोग को अभी मैंने बताया कि ये मूल राशि में देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए, आप लोग का व्युत्पन्न राशि जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, मूल राशि पर निर्भर करता है। उसके बाद जो है इसमें जो है अगली जो राशि है वो है पूरक राशि, पूरक राशि या पूरक राशि। पूरक राशियां क्या होती हैं, ये भी जो है मूल राशियों से ही बनती है, ठीक है, ये भी मूल राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशियों से अलग होती है। तो अब क्या लिखेंगे, वे राशियां, वे राशियां, वे राशियां जो जो मूल राशियों पर, मूल राशियों पर निर्भर निर्भर करती हैं, करती हैं, लेकिन लेकिन ये राशियां, ये राशियां, ये राशियां, राशियां व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और अगर इसका एग्जांपल, तो ये क्या बता रहा है कि ये भी जो है आप लोगों की एक ऐसी राशि होती है जो है मूल राशियों पर निर्भर तो करेगी, लेकिन जो है ये व्युत्पन्न राशियां बस नहीं होती, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों की जो राशियां होती हैं वो होती हैं समतल, समतल कोण, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है आप लोग का घन कोण, क्या होता है, घन कोण। ये दो राशियां आप लोगों की क्या कहलाती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक क्या है, सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। तो हेडिंग बनाएंगे सार्थक, सार्थक अंक। देखिए इसको, सार्थक, सार्थक अंक, अंक वे अंक होते हैं, वे अंक, अंक होते, होते हैं जो संख्या, संख्या की परिशुद्धता, परिशुद्धता को दर्शाते हैं, को
को दर्शाते दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी संख्या दी जाती है तो उसमें आप लोगों को सार्थक अंक पहचानने के लिए बोला जाता है, तो उसको पहचानने का तरीका भी हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि सार्थक अंक वास्तव में कहते किसको। सार्थक अंक उन अंकों को कहा जाता है जो अंक जो होते हैं वो परिशुद्धता को क्या दर्शाते हैं, कि परिशुद्धता जो है कितनी है या सटीकता कितनी है, कितने अंक तक, उसी को जो है सार्थक अंक बताते हैं। उसके बाद जो है अगर सार्थक अंक को पहचानने की बात आ गई, कैसे सार्थक अंक को पहचाना जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सार्थक अंक को पहचानने के लिए कुछ जो है पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो आप सार्थक अंक को बहुत ही आराम से पहचान पाएंगे। पहला पॉइंट क्या होता है कि पहले पॉइंट को लिखता हूं, सभी सभी अशून्य अंक अशून्य अंक अंक सार्थक होते होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि जितने भी अशून्य अंक होंगे वे सार्थक होते हैं, और उनसे अशून्य अंक से मिलकर बनने वाली जो संख्या होगी वो संख्या भी, उसमें पाए जाने वाले जितनी भी जो है अंक होंगे, जितने भी अंक, वे सभी के सभी भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब ये अशून्य अंक किसे कहा जाता है? अशून्य अंक का मतलब है कि आप जो है 1 से लेके 9 तक क्या लेंगे, 1 से लेके 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को यहाँ पे ले लीजिए। 1 से लेके 9 तक की जितनी भी संख्याएं, उन संख्याओं को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यही अशून्य अंक होते हैं, शून्य को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो अंक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अशून्य अंक कहलाते हैं। अब ये जो शब्द है मैं आगे यूज करूंगा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको समझाने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि अशून्य 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 अंकों अंकों के के मध्य मध्य पाई जाने वाली पाई जाने जाने वाली पाई जाने वाली शून्य शून्य सार्थक होती हैं। शून्य सार्थक सार्थक होती हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि अगर आप लोग का कोई भी संख्या दी गई है और उसमें जो है क्या है, अशून्य अंक है, और उन अशून्य अंक के मध्य में अगर शून्य पाया जा रहा है तो उसको भी हम सार्थक कैटेगरी में लेते हैं। अब इन दोनों का मैं एक एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी और जो है मिले। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बताइए ये जो संख्या दी गई है इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पहला रूल देखिए। पहला रूल क्या बोल रहा है कि इसमें से जितने भी अंक हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो जब ये सार्थक अंक होते हैं तो उनमें से कितनी संख्या इसमें देखने को मिल रही है, कितने अंक जो है इसमें देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा और मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। तो पहले वाले रूल के हिसाब से जो है, पहले वाले रूल के हिसाब से देखिए कौन कौन से अंक दिख रहे हैं इसमें, 4 3 4। ठीक है, जो कि किसमें पाया जा रहा है, ये अशून्य अंक में पाया जा रहा है, तो ये तो सार्थक होंगे ही। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, अशून्य अंकों के अगर मध्य में शून्य है तो वो भी सार्थक अंक की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे देखिए 2 अशून्य अंक है, इनके मध्य में आपको क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। यहाँ पे भी आप लोग का 2 अशून्य अंक के बीच में एक शून्य दिख रहा है, तो इसको भी सार्थक कैटेगरी में लेंगे तो टोटल सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो टोटल सार्थक अंक इसमें कितना देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। तो ये जो है दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है। उसके बाद तीसरा जो होगा आप लोग का पॉइंट जो कि आपको दिमाग में रखना है वो है कि दशमलव
दशमलव बिंदु दशमलव बिंदु के दशमलव बिंदु के दाईं ओर दाईं ओर दाईं ओर एवं एवं अशून्य प्रथम अशून्य यहाँ पे लिखेंगे प्रथम अशून्य अशून्य अंक अंक के बाईं ओर बाईं ओर पाए पाए जाने वाले शून्य शून्य सार्थक सार्थक नहीं होते। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है कि अगर आप लोग का जो है कोई संख्या दिया गया है, उस संख्या में क्या है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो है आपको जो है क्या दिख रहे हैं, शून्य दिख रहे हैं, और जो प्रथम अशून्य अंक है उसकी जो है बाईं ओर जो है वो शून्य अगर है तो उनको जो है सार्थक अंक नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दशमलव, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 रख लेता हूँ, यहाँ पे जो है ये मैंने लिख लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताइए इसमें कितने जो है सार्थक अंक होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को देखेंगे, दशमलव बिंदु ये है, इसके देखिए दाईं ओर क्या देखने को मिल रहा है, दाईं ओर जो है आप लोगों का 2 शून्य देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो प्रथम अशून्य अंक है, प्रथम अशून्य अंक इसमें देखिए इधर से, ठीक है ना, इधर से जो ये इधर वाला अंक है इसको प्रथम बोलेंगे। तो जो प्रथम अशून्य अंक है उसके जो है आप लोगों को किधर दिख रहा है, उसके जो है ये बाईं ओर शून्य दिख रहे हैं, तो ये जितने भी शून्य होंगे ये सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर क्या दिख रहा है आपको, शून्य दिख रहा है, ठीक है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर क्या देखने को मिल रहा है, शून्य देखने को मिल रहा है, और इसमें जो प्रथम अशून्य अंक है उसके जो है बाईं ओर ये शून्य है, तो इसको जो है हम सार्थक अंक की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे, तो कैसे काउंट कर सकते हैं, तो इन दो शून्य को छोड़ दीजिए, बाकी ये जो अंक है इनको आप गिन लीजिए, तो कितने अंक इसमें दिख रहे हैं आपको, 3। तो ये आप लोगों का जो है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि दशमलव दशमलव बिंदु बिंदु के दाईं दाईं ओर अशून्य अशून्य अंक अंक है, तो अशून्य अशून्य अंकों अशून्य अंकों अंकों के दाईं ओर पाए जाने वाले शून्य शून्य सार्थक सार्थक अंक होते होते हैं।
तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप लोग का जो है कोई संख्या दी गई, जैसे कि एक संख्या मैं ले लेता हूँ, ये मान लीजिए आपका एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को, दशमलव बिंदु के बाद आपको अशून्य अंक दिख रहे हैं, उसके दाईं ओर आपको क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। तो जो अशून्य अंक हैं उनके अगर दाईं ओर अगर आप लोगों को क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है, तो इन शून्य को भी अब हम क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनेंगे। अब ये भी जो है सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे, तो कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल आप लोग का सार्थक अंक कितना मिलेगा, इसमें 5 मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो है अगला है आप लोग का पॉइंट, सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं के नियम। अब ये नियम समझते हैं। ये नियम जो है आप लोग के फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है परिणाम मिलता है, तो उस परिणाम को जो है निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या नियम है, उस नियम को मैं लिखूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि बच्चों थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा मैं इसको रद्द कर लेता हूँ, उसके बाद में बताऊँ। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम जो है वो गुणा और भाग के लिए है। ये नियम बताता है कि जब भी संख्याओं का आप क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग कर रहे हैं, तो जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं में जिस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या जो है सबसे कम होती है, तो परिणाम में जो आप लोगों को संख्या मिलेगी, परिणाम में जो संख्या मिलेगी उस संख्या में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आप लोग की संख्याएं हैं उनका आप गुणा भाग कर रहे हैं, तो गुणा भाग करने में जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं में उस संख्या को आप लेंगे जिस संख्या में आप लोग के सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम होती है। तो जितने सार्थक अंक उसमें होंगे, कम से कम जितने सार्थक अंक उसमें होंगे, जो परिणाम मिलेगा उस परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो है जोड़ और घटाना के लिए बनाया गया है। उसको कैसे लोग परिभाषित करते हैं कि संकलन और वैकलन की क्रिया से प्राप्त परिणाम, संकलन और वैकलन का मतलब होता है जोड़ और घटाना, ठीक है। तो जोड़ और घटाना जब किया जाएगा तो उससे जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम में देखना है कि आपका जो दशमलव के बाद, ठीक है ना, दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के पहले जो संख्या है उसको नहीं, दशमलव के आप लोग जो है दाईं ओर देखेंगे जितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है, परिणाम में वो आप जो है कितने रखेंगे, वो जो है हमेशा उस संख्या को देखेंगे जिस संख्या में दशमलव के बाद सार्थक अंक कम से कम होंगे। क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोग को जो है आप संकलन की और वैकलन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्रिया में संख्याएं लेंगे, तो जो भी संख्याएं लेंगे तो उन संख्याओं में जिस संख्या के दशमलव के दाईं ओर सार्थक अंकों की संख्या कम होगी, परिणाम में भी उतने ही अंक आने चाहिए दशमलव के बाद। ये जो है दूसरा नियम। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।